गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम लेंगे रेवोल्यूशनरीज़ में ही अगला क्रांतिकारी जो थे भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म पंजाब के एक सिख क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए थे। यही वजह थी कि स्वतंत्रता के प्रति उनका लगाव बचपन से था और गुलामी से नफ़रत करना उनके खून में था। भगत सिंह का जन्म 27 अक्टूबर 1907 को लायलपुर ज़िले के बंग गांव में हुआ था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। उस समय यह कॉलेज देशभक्तों का केंद्र था। कॉलेज में सुखदेव, यशपाल और भगवती चरण बोहरा उनके मित्र थे। बाद में भगत सिंह कानपुर चले गए और वहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप अखबार में काम करना शुरू किया। यहीं पर उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा, जयदेव कपूर और कुंदन लाल गुप्ता जैसे महान क्रांतिकारियों से हुई। आगे चलकर ये सभी हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना के सैनिक बन गए और सशस्त्र क्रांति की मशाल को जलाए रखा। भगत सिंह ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में बिताते थे। विक्टर ह्यूगो, हॉल, कैन, टॉल्स्टॉय, गॉर्की, बर्नार्ड शॉ, डिकेंस आदि उनके पसंदीदा लेखक थे। उनकी चर्चा का विषय पूर्व क्रांतिकारियों का जीवन रहता था। भगत सिंह ने कहा कि सशस्त्र क्रांति का मतलब केवल ब्रिटिश एवं देशद्रोहियों का खून करना नहीं बल्कि स्वातंत्र्य इसका उद्देश्य है। इसके लिए सशस्त्र व व्यापक संगठन की आवश्यकता है। भगत सिंह ने महीनों परिश्रम करके संगठन को खड़ा किया था। उन्होंने फिर से साथियों को संगठित करना शुरू कर दिया। संगठन और प्रचार कैसे करना चाहिए, अड़चनों का सामना कैसे करना चाहिए, इस पर चर्चा की। 1926 में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और यशपाल ने लाहौर में नौजवान भारत की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य क्रांतिकारी आंदोलन के तंत्र को पुनर्जीवित करना था और कार्य था क्रांति के विचार और उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए आम सभाएं करना, बयान देना, इश्तिहार बांटना आदि। भगत सिंह ने पहले प्रचार व जनसंपर्क की दिशा में इतने संगठित व नियोजनबद्ध कदम किसी ने नहीं उठाए थे। उन्होंने असेंबली बम विस्फोट को प्रचार का माध्यम बनाया। असेंबली में इश्तिहारों को बांटा गया। न्यायालयों के कटघरों में खड़े होकर उन्होंने अपने वक्तव्यों द्वारा प्रचार किया। वे श्रेष्ठ प्रचारक थे। प्रचार के दो माध्यम होते थे, भाषण तथा लेखन। भगत सिंह श्रेष्ठ लेखक तो थे ही, संभाषण और कौशल्य भी उनके पास था। युवकों और विद्यार्थियों में उनके भाषण लोकप्रिय थे। हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी पर उनका अधिकार था। पुस्तक व रिवॉल्वर वे हर समय अपने साथ रखते थे। जब साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ तब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जयदेव कपूर पार्टी के निर्देशों के अनुसार उनसे मिलना चाहते थे, परंतु कड़ी सुरक्षा के कारण वे उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। उनके पास केवल रिवॉल्वर ही था। इससे पार्टी को एहसास हुआ कि बम का होना भी आवश्यक है। लाहौर के पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा पर हमले की योजना थी, परंतु गाड़ी बिगड़ने की वजह से योजना निष्फल हो गई। उसी समय 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर आया। उसके विरोध में हुए प्रदर्शन पर लाठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय का स्वर्गवास हो गया। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने आगे के कार्यक्रमों पर सोचना शुरू किया। अब बैंक लूटने का इरादा छोड़कर सॉन्डर्स की हत्या का प्रस्ताव भगत सिंह का ही था। भगत सिंह के प्रस्ताव पर केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया कि असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल
पर मतदान होने के बाद नतीजा आने से पूर्व ऊपरी गैलरी में बम फेंके जाए। बिल के प्रति लोगों के मन में फैल रहे असंतोष को दर्शाना ही बम विस्फोट का उद्देश्य था। इसके साथ ही सोई हुई सरकार को जगाना भी आवश्यक था। किसी की जान लेना इस योजना का मकसद नहीं था, इसीलिए केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया कि बम फेंकने के साथ साथ इश्तिहारों को बांटा जाए, जिससे पार्टी के उद्देश्यों को दुनिया के सामने लाया जा सके। भगत सिंह का यह भी प्रस्ताव था कि बम फेंकने के बाद आत्मसमर्पण किया जाए और न्यायालय के माध्यम से जनता के समक्ष पार्टी के उद्देश्यों तथा अनिवार्यता को स्पष्ट किया जाए। भगत सिंह प्रचार के लिए न्यायालय को मंच की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। इस कार्य को अंजाम देने के लिए केंद्रीय समिति ने भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को उपयोगी ठहराया। योजना के ठीक एक दिन पहले संपूर्ण यथास्थिति से भगत सिंह को अवगत कराया। अगले दिन 3 प्रवेश पत्रों की व्यवस्था की गई और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को गैलरी तक पहुंचाकर जयदेव कपूर प्रवेश पत्र लेकर वापस आ गए। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके, तब अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और जेम्स केयर को छोड़कर सभी सदस्य भाग खड़े हुए थे। गैलरी से दोनों क्रांतिकारी साम्राज्यवाद का नाश हो और सर्वहारा वर्ग की जय हो, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और इश्तिहारों को फेंक रहे थे। भीड़ में भागकर वे अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उनको तो देश के लिए बलिदान देना था। पुलिस ने जब घेर कर उनको गिरफ्तार किया, तब पूरी असेंबली फिर से नारों से गूंज उठी। पार्टी ने जिन उद्देश्यों के लिए इन दोनों क्रांतिकारियों का बलिदान दिया था, उनको इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। क्रांति के बारे में भगत सिंह ने कहा था, क्रांति का अर्थ खून बहाना या प्रतिहिंसा करना नहीं, बल्कि वर्तमान राजसत्ता में प्रस्तावित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा है। असेंबली बम कांड में उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। लाहौर षड्यंत्र को लेकर 10 जुलाई 1929 को फिर से उन पर मुकदमा चलाया गया। उस समय भगत सिंह 1 महीने के अनशन पर थे। उस समय उनकी हालत बहुत नाजुक थी। विदेशी शासन, उसकी घृणास्पद नीति तथा न्यायालय के पक्षपाती स्वरूप का भंडाफोड़ समय समय पर करते रहना चाहिए, इस प्रकार भगत सिंह अपना मत व्यक्त कर रहे थे। जेल में राजनीतिक क्रांतिकारियों का जो क्रूर और अमानुषीय शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने अनशन शुरू किया। 14 जुलाई 1929 में भगत सिंह ने अनेक मांगों का उल्लेख किया था। इनका अनशन 63 दिनों तक चला। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर की जेल में रखा गया था। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सज़ा दी गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए भगत सिंह ने कहा, मैजिस्ट्रेट, तुम भाग्यवान हो, भारतीय क्रांतिकारियों को अपने महान आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हुए देख रहे हो। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को एक ही साथ फांसी दी गई। इन क्रांतिकारियों को विश्वास था कि जिस महान आदर्श और उद्देश्यों के लिए उन्होंने बलिदान दिया है, वह जरूर पूरा होगा। तो ये था हमारा टॉपिक, क्रांतिकारी आंदोलन, और उसमें हमने कल पहले लिया था चंद्रशेखर आज़ाद और आज है का था हमारा भगत सिंह।